आज के मुख्य समाचार। शिमला में गर्मी का कहर जारी। पेंशनर से साइबर ठगों ने की 12 लाख रुपए की ठगी। बारालाचा दर्रा लाहौल स्पीति में पर्यटन का नया केंद्र। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे सरकार, जगत गुरु शंकराचार्य। जापान के विज्ञान प्रोग्राम में प्रदेश की अकेली छात्रा साक्षी। सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। सचिवालय में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की पत्रकार वार्ता। सचिवालय में मंत्री राजेश धर्मानी मीडिया से हुए रूबरू। 12.8 ग्राम चिट्टे के साथ युवक गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी से पहाड़ी इलाकों में अब मैदानी जैसी गर्मी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य के कई हिस्सों में 12 और 13 जून को मौसम पूरी तरह साफ रहेगा, लेकिन तापमान सामान्य से अधिक रहने के कारण लू का खतरा बना रहेगा। विशेष रूप से ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला और सोलन झीलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान लोगों को दिन के समय अनावश्यक बाहर न निकलने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। हालांकि 14 जून से मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होने के आसार है, जिससे तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है। शिमला जैसे ठंडे माने जाने वाले शहर में इस तरह की गर्मी ने लोगों को चौंका दिया है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उन्होंने वर्षों में इस तरह की गर्मी महसूस नहीं की है। देखिए, बीते 24 घंटों में पूरे प्रदेश में मौसम साफ बन रहा है और इसमें अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट ऊना है, कुल्लू है, यहाँ पे एक दो स्थानों में हीट वेव भी दर्ज की गई थी। सबसे जो हाईएस्ट तापमान था वो ऊना में था 43.5, जहाँ की जो तापमान है वो सामान्य से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया था। वहीं भुंतर है, मनाली, यहाँ पे भी हीट वेव कंडीशन दर्ज की गई थी। शिमला की बात करें तो 28.5 था और वो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। तो देखिए, जो दिन के तापमान हैं वो पूरे प्रदेश में ही देखिए सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक चल रहे हैं, एवरेज पूरे प्रदेश में ही। और आगामी मौसम की बात करें, देखिए 12 और 13 जून को पूरे प्रदेश में ही मौसम मुख्यतः साफ बना रहेगा। और साथ में जो हमारे क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, जैसे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा है, कुल्लू है, मंडी, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हीट वेव कंडीशन भी बन सकती हैं। तो इसको देखते हुए 12 और 13 जून को इन डिस्ट्रिक्ट में हीट वेव का अलर्ट जारी किया हुआ है। फिर देखिए 14 तारीख को संभावना ये है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं सिरमौर, सोलन, शिमला, यहाँ पे हल्की क्लाउडिंग हो सकती है और हल्की बारिश हो सकती है एक दो स्थानों में। फिर जो मेन एक्टिविटी देखिए वो 15 जून से शुरू होगी और इसके चलते जो हमारे जो क्षेत्र हैं, जिसमें बात करें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी है, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है 15 जून से लेकर 18 जून तक। हाँ, जो हमारे मैदानी क्षेत्र है, जिसमें बात करें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, यहाँ पे इसी दौरान क्लाउडिंग जरूर होगी, परंतु जो बारिश है वो हल्की होगी, वो भी एक दो स्थानों में ही। जो मेन जो एक्टिविटी है जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं और जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा सिरमौर, सोलन, यहाँ पे बारिश हो सकती है। जो मेन एक्टिविटी रही, जब मैंने कहा कि 15 जून से लेकर 18 जून तक। तो इसी दौरान अगर तापमानों की बात करें, देखिए आगामी 3 दिनों तक, मतलब 12 से लेकर 14 जून तक जो दिन के तापमान है उनमें कोई खास अंतर नहीं आएगा। मतलब हो सकता है वो ग्रेजुअली राइज भी करें 1-2 डिग्री से। और इसके चलते जैसे हमने ऑलरेडी कहा कि हीट वेव कंडीशन भी बन सकती हैं मैं प्लेन के डिस्ट्रिक्ट में, जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं। फिर जैसे ही एक्टिविटी शुरू होगी 15 जून से, तो संभावना है कि 15 जून को हल्की गिरावट हो सकती है। फिर 16 जून के उपरांत जो मेजर फॉल है तापमानों में, जो दिन के तापमान है उनमें 2 से 5 डिग्री फॉल होने की संभावना है 16 जून के उपरांत। ये बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि आगामी 3 दिनों तक, मतलब 12 से लेकर 14 जून तक जो दिन के तापमान है उनमें कोई खास बदलाव नहीं आएगा। मतलब उसमें या तो उसी सेम रेंज में रहेंगे या थोड़े राइज कर सकते हैं कुछ एक पॉकेट्स में। तो इसको देखते हुए अगर बात करें ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी है, हमारा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है, तो यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हीट वेव कंडीशन बन सकती है। इवन बात करें शिमला, सिरमौर, सोलन, यहाँ पे जो दिन के तापमान है वो सामान्य से अधिक ही चल रहे हैं। तो जो लू की कंडीशन है जो डिस्ट्रिक्ट मैंने अभी बताया, इनमें हम ऑलरेडी अलर्ट जारी किया हुआ है। फिर जैसे ही एक्टिविटी 14 जून को भी हालांकि एक्टिविटी होने की संभावना है, परंतु वो केवल जो डिस्ट्रिक्ट है जो हमारे एडजॉइनिंग उत्तराखंड है, जिसमें सिरमौर आता है, सोलन, शिमला, यहीं पे क्लाउडिंग होने की संभावना है। हल्की बारिश हो सकती है 14 जून को। फिर 15 जून को भी इन डिस्ट्रिक्ट्स में ही मतलब क्लाउडिंग के साथ हल्की बारिश हो सकती है। तो ऐसा देखिए 14 जून तक तो कोई राहत नहीं मिलेगी तापमानों से, जो दिन के तापमान है। इवन बात करें जो
सुबह के तापमान है वो भी पूरे प्रदेश में एवरेज 3 से 4 डिग्री अधिक चल रहे हैं। तो जैसे एक्टिविटी शुरू होगी 15 जून के उपरांत, तो उस समय संभावना है कि तापमान में ग्रेजुअल फॉल हो। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कुमारसैन क्षेत्र में एक 80 वर्षीय पेंशनर से साइबर ठगों ने 12 लाख रुपए की ठगी कर ली है। पीड़ित बुजुर्ग ने 6 जून को ऑनलाइन बैंकिंग के लिए बैंक की एप्लीकेशन पर अपनी निजी जानकारी साझा की थी, जिसके बाद उनका मोबाइल हैक कर लिया गया। 7 जून को करीब 9 बजे उनके मोबाइल पर बैंक से मैसेज आए, जिससे पता चला कि 10 से 12 ट्रांजैक्शन के जरिए उनके खाते से 12 लाख रुपए की रकम निकाल ली गई है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। साइबर क्राइम सेल के DIG मोहित चावला ने बताया कि साइबर ठगों के निशाने पर पेंशन धारक और बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि वे डिजिटल तकनीक के प्रति कम जागरूक हैं। उन्होंने पेंशन धारकों से अपील की है कि वे अपनी बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा ना करें और किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक ना करें। साइबर ठगों के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने पेंशन धारकों के लिए विशेष एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें उन्हें बैंक खाते की पासबुक समय समय पर अपडेट करने, SMS अलर्ट चालू करवाने और किसी भी अज्ञात कॉल या लिंक से बचने की सलाह दी गई है। यदि आप भी साइबर ठगी का शिकार होते हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें और नजदीकी पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाएं। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज द्वारा स्थापित गौध्वज के क्रम में आज शंकराचार्य जी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज सरकार ने भारतवर्ष गौध्वज परिक्रमा व गौध्वज निरीक्षण यात्रा के दौरान कहा कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करे सरकार। बता दें कि पिछले वर्ष ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा कर हर प्रदेश मुख्यालय पर गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने हेतु गौध्वज प्रतिष्ठा यात्रा पर गौध्वज स्थापित किया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि उस समय महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की सरकार गौ माता को राज्य माता घोषित कर कानून बनाया था। इसी क्रम में आज शंकराचार्य जी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज सरकार ने शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित गौध्वज की परिक्रमा करी, गौ माता का पूजन अर्चन कर गौध्वज की पूजा आरती की। जगतगुरु शंकराचार्य जी चाहते हैं कि देश में गौ माता की रक्षा के लिए सबसे पहले गौ माता को पशु की सूची से निकाले। केंद्र सरकार और केंद्रीय कानून बनाते हुए गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करे केंद्र सरकार, यह मांग लेकर आज उन्होंने शिमला में प्रेस वार्ता आयोजित की थी। अभी पिछले वर्ष जगतगुरु शंकराचार्य शिमला आए थे और उन्होंने शिमला में जापू हनुमान जी मंदिर पर एक गौध्वज की स्थापना की थी और उस जो गौध्वज है वहाँ की नियमित पूजा पाठ जो है, वहाँ के जो पुजारी हैं, पंडित जी हैं, वो उसकी पूजा पाठ प्रतिदिन करते रहते हैं। जगतगुरु शंकराचार्य जी का निर्देश प्राप्त हुआ, आदेश हुआ कि एक बार जा करके पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पर गौध्वज स्थापित हुआ है वहाँ की परिक्रमा, पूजन और निरीक्षण करके आइए। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने 36 प्रदेश में लगभग सभी जगह पर जा करके गौध्वज की स्थापना किया था। कुछ प्रदेश ऐसे थे जो कि समुद्र के अंदर थे, समुद्र के आसपास। तो सन्यासी को शंकराचार्य की मर्यादा होती है कि समुद्र पार नहीं कर सकते, समुद्र नहीं लांग सकते हैं। उस जगह पे जगतगुरु शंकराचार्य जी नहीं गए थे, उनके प्रतिनिधि के रूप में वहां पर भी ध्वज गया था और वहां पर ध्वज स्थापित हुआ। इस ध्वज स्थापना का प्रमुख उद्देश्य 36 प्रदेशों में जाके करने का यही था हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जी का, कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, क्योंकि गाय हम सभी लोगों की आराध्य है। घरों में अगर सबसे पहली रोटी किसी की निकलती है, महिलाएं जो घर में काम करती हैं किचन में, तो पहली रोटी गाय की निकालती हैं। जबकि गुरु भी बहुत प्रिय होता है, कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरु को साक्षात ईश्वर माना गया है, लेकिन हम पहली रोटी जो है गुरु की भी नहीं निकालते हैं, पति की भी नहीं निकालते हैं। परिवार में महिलाओं के लिए जो पत्नियां होती हैं, उनके लिए पति जो है, और भी ढेर सारे माता पिता सास ससुर हैं, सभी बहुत प्रिय होते हैं। लेकिन पहला रोटी अगर किसी की निकलती है तो वो गौ माता की निकाली जाती है। पूरे देश में लगभग गाय की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे प्रदेश का दौरा किया है, भ्रमण किया है, देख रहे हैं बड़ी स्थिति खराब हो रही है। गाय हमारी बोटी बोटी काट कर डॉलरों में बेची जा रही है, विदेशों में इसका निर्यात हो रहा है। ऐसे में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 100 करोड़ सनातनी हिंदुओं की बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और केंद्र सरकार से मांग किया कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। तो उससे फायदा यह होगा कि एक देश एक कानून की बात चल रही है, तो केंद्रीय कानून अगर गाय के लिए भी बन जाएगा, जिन प्रदेशों में गाय कट रही है, जहां पे स्लॉटरिंग हो रही है, जहां पे गाय को काटने की परमिशन दी जा रही है, होता क्या है, जिन प्रदेशों में गाय को काटने की परमिशन नहीं है, वहां तो गाय नहीं कटती है, लेकिन वहां से उन प्रदेशों में चली जाती है जहां पे स्लॉटरिंग की परमिशन अभी है। और जब केंद्रीय कानून बन जाएगा तो वहां भी गाय कटनी बंद हो जाएगी, ये इसका बेनिफिट होगा। लेकिन धीरे धीरे 1 वर्ष हो गया, अभी कोई केंद्रीय कानून इस तरह का नहीं बना। एक बहुत बड़ा काम और अच्छा काम हुआ, जगत गुरु शंकराचार्य जी के निर्देशन में उन्होंने प्रदेश सरकारों से भी आह्वान किया था कि केंद्र सरकार जब करेगी तब करेगी, उसको तो राष्ट्र माता घोषित करना है, राज्य सरकारें तो राज्य माता घोषित कर सकती हैं। इस क्रम में महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार, जिन्होंने शंकराचार्य जी के आह्वान पर महाराष्ट्र सरकार ने उसको राज्य माता का दर्जा प्रदान किया, और वहां पर जो है गौ माता के लिए एक कानून बनाया। इस तरीके से हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष के जो प्रदेश हैं, ये राज्य माता घोषित करना शुरू करें। नेशनल हाईवे 154 मंडी पठानकोट पर कुन्नू बाजार में वीरवार सुबह 6 बजे हुई सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। प्रथम दृष्टि के अनुसार मंडी की तरफ से आ रहा बाइक सवार कुन्नू में किसी गाड़ी के साथ जोरदार टक्कर हो जाने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि सुबह सवेरे बाजार बंद होने से इस सड़क दुर्घटना को मौके पर किसी ने नहीं देखा। अक्सर कुन्नू बाजार में सड़क के किनारे गाड़ियों की भी पार्किंग रहती है। वहीं मृतक युवक लोक निर्माण विभाग में मल्टीटास्क वर्कर के पद पर तैनात था और सुबह ड्यूटी जाने को लेकर किसी समारोह से वापस अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन कुन्नू बाजार में दुर्घटना होने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं डीएसपी पधर देवराज ने बताया कि पधर पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन करने में जुट गई है और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई है। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता लग सकेगा। मृतक युवक के परिजन मौके से डेड बॉडी को उठाने पर अड़ गए थे कि पहले गाड़ी ड्राइवर को मौके पर लाया जाए। वहीं पधर प्रशासन की तरफ से एसडीएम पधर सुरजीत सिंह भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों को समझाने के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। हमीरपुर में विजिलेंस थाना की टीम ने बीती शाम नशीले पदार्थ चिट्टे के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और बड़ी सफलता को हासिल किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान अमित शर्मा निवासी गांव भरतपुर तहसील धर्मपुर जिला मंडी के रूप में हुई है। विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को दबोचा और उसके पास से 12.8 ग्राम चिट्टा बरामद किया। प्रारंभिक जाँच में सामने आया है कि आरोपी मंडी से हमीरपुर चिट्टा सप्लाई करने के इरादे से आया हुआ था। विजिलेंस टीम ने आरोपी को मौके पर गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। एसपी विजिलेंस मंडी कुलभूषण वर्मा ने पुष्टि की है और आरोपी को दोपहर बाद अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत एक केस में आरोपी रह चुका है। सूत्रों के अनुसार आरोपी पहले मनाली में एक दुकान चलाता था, जहां पर उसकी गतिविधियों को लेकर संदेह जताया गया था।
यह उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आने की संभावना बता रहा है। विजिलेंस विभाग अब आरोपी के संपर्कों और नेटवर्क की जांच कर रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस नशे के कारोबार में कौन कौन व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। नशा तस्करी के खिलाफ लगातार सख्त हो रही कार्यवाही प्रदेश में बढ़ती नशाखोरी को रोक लगाने के प्रयासों को मजबूत कर रही है। पुलिस और विजिलेंस विभाग की सक्रियता से अपराधियों में डर का माहौल बन रहा है। आगामी सेब सीजन की तैयारियों को लेकर आज एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कृषि एवं बागवानी मंत्री ने की। मंत्री ने सेब सीजन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने सड़कों की स्थिति, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, मंडियों में सुविधा और यूनिवर्सल कार्टन के उपयोग जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में बागवानों ने यूनिवर्सल कार्टन के अनिवार्य प्रयोग से जुड़ी समस्याओं, उचित दामों की गारंटी और बाजार तक निर्बाध परिवहन की मांग रखी। इस पर मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सरकार किसानों और बागवानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि सेब सीजन के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा न आए और बागवानों को मंडियों में बेहतर सुविधा मिले। इसके साथ ही मंत्री ने मंडियों में पारदर्शी खरीद प्रणाली और कीमत निर्धारण में सुधार लाने की बात भी कही है। बैठक में अधिकारियों को सड़कों की मरम्मत कार्य समय पर पूरा करने, ट्रक और परिवहन साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और मंडियों में ट्रैफिक नियंत्रण के लिए विशेष योजना बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे जिले हैं जिसमें विशेषकर सेब की खेती की जाती है और आने वाले सेब सीजन को लेकर हमारे जो है आज बैठक हुई और इसमें जो है प्रदेश के जितने भी बागवान एसोसिएशंस हैं उनके पदाधिकारीगण भी थे, आरती एसोसिएशन और ट्रांसपोर्टर्स और बाकी हमारे प्रशासन से जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हमारे डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस और हमारे मार्केटिंग बोर्ड और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट HPMC और ये सभी इसमें उपस्थित थे। विभिन्न पहलुओं के ऊपर जो है बड़ी लंबी चर्चा हुई। विचार विमर्श के बाद विशेषकर जो सेब सीजन है उसमें जो है बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, जैसे कि ट्रैफिक को लेकर होता है या मार्केट यार्ड्स में एक जो तौर तरीका होता है वहाँ पर उसको लेकर है और साथ में जो है हमने जो यूनिवर्सल कार्टन का जो शुरुआत किया पिछले साल और साथ में उससे पहले साल में जो पर केजी जो बेचने का जो एक कानून था उसको लागू किया। इन सब बातों के ऊपर गंभीरता के साथ विचार विमर्श करके आने वाले सेब सीजन को बेहतर तरीके से करने का जो है फैसला लिया गया। इसके साथ में बहुत सारे और सुझाव भी आए। विशेषकर बागवानों ने ये चिंता दर्शाई कि जिस तरह से केंद्र सरकार का अभी हाल में जो जब वाइस प्रेसिडेंट USA के आए, चर्चा है कि इस एप्पल को लेकर जो टैरिफ है जो 50% है उसको कहीं कम कर दिया जाएगा। तो ऐसे हालात में क्या किया जाएगा, कैसे हमारा जो है एप्पल का जो हमारा यहाँ इकोनॉमी है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उन पर भी जो है गहन विचार विमर्श किया गया कि किस तरह भविष्य का रास्ता जो है बागवानी को लेकर हमें आगे जाना पड़ेगा। इसके साथ में बहुत सारे सुझाव आए कि प्रोडक्शन को लेकर, क्वालिटी को लेकर कि एप्पल को जो है भविष्य क्या रहेगा उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं और साथ में जो है CAs के बारे जो हमारा स्टोर होता है CA स्टोर्स को उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर मतलब कैसे उसको किया जाए। बढ़िया सुझाव आया एक कि बड़े बड़े जो है CA बनाने के बजाय हम जो है छोटे छोटे CA बनाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट हो सके। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर जो है साथ में फसल बीमा योजना की बात है, चाहे ये जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो नुकसान हो रहा है, इरिगेशन का सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, इन सब बातों को लेकर हमने एक फैसला किया कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो मार्केटिंग को देखते हैं, मार्केटिंग बोर्ड जिनके पास है, APMC के सारे चेयरमैन भी आज इस बैठक में थे, तो एक 2 सब कमेटी बनाने का फैसला किया है। जो एक तो
जो कानून है एक एपीएमसी का, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे जो है बागवानों को उसका फ़ायदा उसके। अब बहुत सारा इशू ऐसा भी है कि लंबे समय से किसानों को जो है आढ़तियों की तरफ से पेमेंट्स नहीं हुए। जो है हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद एसआईटी का गठन हुआ, परंतु उसके बावजूद भी अभी करोड़ों रुपए जो है बागवानों के जो है आढ़तियों के पास पड़ा हुआ है। तो कैसे उसकी रिकवरी की जाए और किस तरह से जो कानून है उसको सख्ती से लागू किया जाए, इसके ऊपर विचार विमर्श करके, और साथ में दूसरा जो है कि भविष्य में सेब को किस तरह से इसकी बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ खेती की जाए, इन समस्याओं के लिए 2 सब कमेटी बनाएंगे, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट के हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के सभी होंगे। उसके साथ में जो हमारे बागवानी एसोसिएशन के जो अध्यक्ष लोग हैं या उनके पदाधिकारी हैं, इसमें आड़ती है या ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनको भी हम इनके साथ जो है बैठकर मार्केटिंग को भी लेके और खेती को भी जो है उन्नत तरीके से करने के लिए इन सब के ऊपर गंभीरता से जो है आने वाले समय में सरकार से पॉलिसी बनाने के लिए सुझाव देंगे। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी के कारण पर्यटक अब पर्वतीय क्षेत्रों की ओर रुख कर रही है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित बारालाचा दर्रा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। यह दर्रा समुद्र तल से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और मनाली लेह राजमार्ग पर पड़ता है। मनाली से लगभग 144 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस बर्फीले दर्रे तक पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या हर दिन लगभग 7,000 से 8,000 तक पहुंच रही है। स्थानीय होटल व्यवसायी दोर्चे और गयालसन के अनुसार बारालाचा तक का सफर थकने वाला होता है, लेकिन जैसे ही पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और बर्फ देखते हैं, उनकी थकान दूर हो जाती है। बारालाचा दर्रे में अभी भी 3 से 4 फीट तक बर्फ की मोटी चादर है, जो पर्यटकों के लिए ताजगी का एहसास कराती है। पर्यटक यहाँ तस्वीरें खिंचवाने और बर्फ में खेलने का आनंद उठा रहे हैं। दारचा पुलिस चेक पोस्ट के प्रभारी ओम राज के अनुसार लेह की तरफ रोजाना करीब 2 से 2,500 वाहन निकल रहे हैं, जिनमें से लगभग 1,500 वाहन बारालाचा दर्रे से लौट रहे हैं। पुलिस और पर्यटन विभाग ने पर्यटकों से अपील की है कि वे मौसम के अनुकूल कपड़े पहने, स्थानीय गाइड की सलाह ले और बर्फ में पर्यावरण संतुलन बिगाड़ने वाले किसी भी तरह के कचरे को दर्रे पर न छोड़े। होटल एसोसिएशन लाहौल के अध्यक्ष तंजीन करपा ने कहा कि पर्यटन की बढ़ती रफ्तार से लाहौल स्पीति की अर्थव्यवस्था में भी तेजी आई है। होमस्टे संचालक पद्मा ने भी कहा कि बारालाचा में सैलानियों की भीड़ बढ़ने से पर्यटन कारोबार को गति मिल रही है। बारालाचा दर्रा न केवल हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि लाहौल स्पीति की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। पर्यटकों के बढ़ते आगमन से यह क्षेत्र एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी शिमला सचिवालय में आज मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक की जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार ने इस परियोजना में टाटा को कंसल्टेंट के तौर पर हायर किया है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि हम इस प्रोजेक्ट के फाइनल स्टेज में हैं। उन्होंने बताया कि जाठिया देवी में प्रस्तावित टाउनशिप का पहला चरण फेज 1 बहुत ही जल्दी शुरू किया जाएगा। इसके लिए जमीन चयनित कर ली गई है और प्रारंभिक तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। यह टाउनशिप प्रोजेक्ट शिमला के शहरी विस्तार और आवास समस्या के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में इसका पहला चरण पूरी गति से शुरू किया जाएगा। तो मीटिंग में जो है हमने टाटा को जो है कंसल्टेंट के तौर पे हायर किया है, टाटा इंजीनियरिंग कंपनी जो है, और उन्होंने भी प्रेजेंटेशन दी। काफ़ी हम फाइनल स्टेज में हैं। जो जाठिया देवी का फर्स्ट फेज है उसको हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी बाउंड्री लगाने के लिए जो हमारे पास अवेलेबल प्लॉट्स है उसको भी स्वीकृति प्रदान कर दी है, वित्तीय स्वीकृति। उस पर काम शुरू हो जाएगा और उसके बाद हम सड़क बनाने के लिए भी जो है आगे बढ़ेंगे और लगभग 911 फ्लैट्स जो हैं वो हम फर्स्ट फेज में बनाएंगे। उसमें 1 BHK भी है, 2 BHK भी है, 3 BHK भी हैं और विलास भी हैं और कुछ इको रिजॉर्ट भी हैं। इस तरह से मिक्स जो टाइप की एकोमोडेशन है उसको तैयार वहाँ पे करने के लिए जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट फेज में हम उस पर
अपने स्तर पे एक्टिविटी स्टार्ट करें। हम लोग होपफुल थे कि भारत सरकार से हमें जो चैलेंज फंड है वो मिलेगा 500 करोड़ का, लेकिन उसकी इंतज़ार करते करते जो है बहुत समय बीत गया। तो जब मिलेगा तो फिर हम उस पर एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे, लेकिन फर्स्ट फेज पे जो लैंड पार्सल हमारे पास अवेलेबल है हम उस पर जो है अपनी लेवल पे जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं। जाडला स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा साक्षी भारद्वाज ने एक अभिनव मॉडल तैयार कर हिमाचल प्रदेश को गर्व महसूस कराया है। कला संकाय की यह होनहार छात्रा अब जापान सरकार के प्रतिष्ठित सकुरा एक्सचेंज प्रोग्राम इन साइंस में भाग लेने जा रही है। यह कार्यक्रम 14 से 21 जून तक आयोजित होगा और पूरे भारत से चयनित सिर्फ 37 छात्रों में साक्षी भी शामिल है। साक्षी एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता मजदूरी करते हैं और माँ रेखा रानी सिलाई का काम करती है। उनकी माँ सर्वाइकल दर्द से पीड़ित रहती है। माँ का दर्द साक्षी से देखा नहीं गया और उन्होंने वर्सेटाइल नेक पेन नामक एक अभिनव मॉडल विकसित किया। इस डिवाइस में सर्वाइकल बेल्ट की तरह एक बेल्ट है जिसमें भीतर से हवा भरकर इसे ठंडक और आराम देने लायक बनाया गया है। यह गर्मी और दर्द दोनों से राहत देने में सहायक है। साक्षी के मॉडल को जिला से लेकर राज्य स्तरीय तक खूब सराहा जा रहा है। साक्षी का चयन इंस्पायर मानक योजना के तहत हुआ है और भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी JST द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम प्रतिभाशाली छात्रों को विज्ञान, तकनीक और संस्कृति से जोड़ने का माध्यम है। अगर किसी कंपनी ने इसे खरीदा तो साक्षी को इसके लिए अच्छी खासी रकम भी मिल सकती है, जिससे उनकी पढ़ाई के साथ साथ भविष्य भी संवर सकता है और अन्य छात्रों को भी नवाचार के लिए यह प्रेरणा का स्रोत प्राप्त होगा। जिला उच्च शिक्षा विभाग के उप निदेशक अनिल ने कहा कि यह गर्व की बात है। हमारे जिले की छात्रा जापान के कार्यक्रम के लिए चुनी गई है। विदेश यात्रा और वित्तीय लाभों को लेकर जल्द निर्णय लिया जाएगा। साक्षी की कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर इरादा मजबूत हो तो संसाधनों की कमी भी सफलता की राह नहीं रोक सकती। माँ के दर्द से जन्मा एक आइडिया अब विज्ञान की दुनिया में हिमाचल का नाम रोशन कर रहा है।